नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल दर्पण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप हैं गुरुकुल की छाव में। मैं उत्तम। और प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी की आज लगभग हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। और जैसा कि क्लास में हमने वादा किया था कि जो हमारी ये क्लासेस होगी इसमें हम किसके बारे में जिक्र करेंगे? अनुसूची के बारे में जिक्र करेंगे, और बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, हम इन अनुसूचियों को डिफाइन करेंगे कि इनमें क्या क्या दिया गया है। तो समय के टाइम को देखते हुए हम सीधे चलते हैं किसके बारे में? अनुसूचियों की तरफ। और बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि देखो, लाइक करने से, कमेंट करने से या लोगों तक पहुंचाने से आपको कुछ नहीं जाता। अगर आप मेहनत, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों से आप क्या करेंगे? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली डीपी लगाइए। ठीक है, हमें पता पड़ेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, भारी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सीधे चर्चा करते हैं अनुसूची के बारे में, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची, है ना। तो प्रथम अनुसूची, और मैं अनुसूची के बारे में बात करता हूं, प्रथम अनुसूची। तो देखो, अगर मैं एक शब्द में आपसे कहता हूं कि प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है, किसका जिक्र है, तो मैं सीधे सीधे कहता हूं कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है पहली अनुसूची में कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें समय समय पर पहली अनुसूची में संशोधन होता रहता है। लास्ट टाइम 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसमें संशोधन हो चुका है। ठीक है, चलिए अपनी बात को रिपीट ना करते हुए मैं चलता हूं द्वितीय अनुसूची पर। अनुसूची, जो दूसरी अनुसूची है बच्चे, दूसरी अनुसूची क्या कहती है? संघ के पदाधिकारियों, संघ के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में बताती है। किसके बारे में? वेतन तथा भत्ते के बारे में बताती है। भत्ते के बारे में जानकारी देती है ना। तो ये क्या करती है? संघ के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में जानकारी देती है, और ये उन पदाधिकारियों बारे में जानकारी देती है जो संघ के पदाधिकारी हैं, जिनका वेतन किससे जाता है? संचित निधि से जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, अन्य न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, कैग। यहां पर प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्री इस पर नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जो संवैधानिक सारे पद हैं वो इसी में आते हैं। प्रधानमंत्री का पद कैसा है? प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। प्रधानमंत्री का पद कैसा? संवैधानिक नहीं है। लेकिन उसके बारे में संविधान में क्या किया गया है कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि क्या होगी, है ना, कि मंत्रिपरिषद होगी किसकी सहायता के लिए? कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उसका प्रधान एक प्रधानमंत्री होगा, और उसका जो वेतन दिया जाता है तो वो क्या दिया जाता है? भारत सरकार के राजस्व में से दिया जाता है, ना कि संचित निधि में से। यहां पर वो लोग आते हैं संचित निधि। लेकिन संवैधानिक पद तो थोड़े, हम संविधान में प्रधानमंत्री के पद का तो जिक्र मिलता है, माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन उसका संचित निधि से वेतन नहीं दिया जा सकता। वो सिर्फ किसका प्रधान होता है? वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर प्रधानमंत्री नहीं आता, लेकिन बाकी सारे आते हैं। कौन से? जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहूं तो कौन सा है? भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है आपका उपराष्ट्रपति, है ना, तीसरा है आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना, महान्यायवादी जैसे कि हो गया, है ना, पांचवा हो गया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, पांचवा कौन सा हो गया? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। सातवां हो गया कौन? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। सभी का जिक्र संविधान में मिलता है। ठीक है, 52 से 61 तो पूरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, 63 से शुरू हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी कब तक, कौन सा आर्टिकल है बताइए? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या 76 है, क्या फिर 78 है? बताइए मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि 76 है क्या 78 है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या 148 है? बिल्कुल 148 है। ठीक है, निर्वाचन आयोग
क्या 324 में है? तो बिल्कुल 324 में है, क्योंकि सारे सवाल मैं यहां पर आपको नहीं दे सकता। तो पहले की तरह मैंने यहां पर आपको एक सवाल दिया है महान्यायवादी क्षेत्र से लेकर 78 तक, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। चलिए, तो द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया है? संघ के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो वो होते हैं उनका भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो संघ के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो आर्टिकल शेड्यूल दूसरे के द्वारा मिलती है। तो यहां पर हमने चीजों को बड़ी बारीकी से डिस्कस कर लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, तुरंत, है ना, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय के साथ चलो, स्पीड वाइज चलो, जल्दी से चीजों को समझते चलो, जल्दी से चीजों को क्लियर करते चलो, है ना। देखो, एक अच्छा कंपटीटर कौन होता है? वो सवाल देखकर बता दे कि हाँ मेरे से होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। वो है एक अच्छा कॉम्पिटिटर। वो अच्छा कॉम्पिटिटर वो जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। वो 10% सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन 90% वो व्यक्ति सिलेक्शन नहीं ले सकता, जिसे यह देखकर ही पता ना पड़े कि क्या है मैं सवाल कर सकता हूं, क्या मैं ये सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो पढ़ के सवाल पता पड़ रहा है कि मैं कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसी है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं इसे और बात करते हैं किसके बारे में? तीसरी अनुसूची के बारे में, क्योंकि नीचे का पार्ट नहीं मिटा रहा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा। वैसे मैंने कह दिया था कि इसकी शॉर्ट ले लेंगे, है ना। तीसरी अनुसूची, है ना, तीसरी अनुसूची। अगर मैं बात करता हूं तीसरी अनुसूची की, है ना, संघ के पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन, संघ के पदाधिकारियों की शपथ का विवरण। देखो, तीसरी अनुसूची क्या कहती है कि संघ के पदाधिकारियों की शपथ का विवरण। तो यहां पर जितने लोगों की शपथ होती है वो किस शेड्यूल में अंक किया गया है? तीसरे शेड्यूल में चर्चा की गई है। जिनके भी, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ होती है, उपराष्ट्रपति की शपथ होती है, मुख्य न्यायाधीश की शपथ होती है, और आगे बात करूं प्रधानमंत्री, अन्य संघ के सभी मंत्रियों की, जितने लोगों की शपथ होती है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती। पूछ जाता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ होती है? तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, ठीक है। तो कंठस्थ बातें हैं, चीजों को याद करेंगे आराम से, ठीक है। तो संघ के पदाधिकारियों की शपथ का विवरण मिलता है। जिन भी लोगों की शपथ होती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करता हूं कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सीटें बांटी जाती हैं, राज्यसभा की जो सीटें बांटी जाती हैं वो किस आधार पर बांटी जाती हैं? तो बच्चों, राज्यसभा की जो सीटें बांटी जाती हैं वो किस आधार पर बांटी जाती हैं? तो वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। शब्द आ गया राज्यसभा। तो मेरा मानना है कि मैं यहीं पर डिस्कस कर लूंगा। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250, 5 पर चुनाव नहीं होता तो कितनी रहेगी? 245। 12 किसके लिए है? विशेष पर्पज के लिए, है ना। साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिन लोगों ने बड़ा ही बेहतरीन काम किया है, 12 लोगों के लिए क्या है? मनोनीत छोड़ी गई है। तो वर्तमान 233 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होता है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज्यादा कितनी सीटें हैं बताइए? तो 31। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लगभग 31 सीटें हैं राज्यसभा की सबसे ज्यादा यूपी के अंतर्गत। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो लगभग 28 राज्यों में से लगभग 10% सीटें किसने ले रखी हैं? 10% से तो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो कितने ले रखे हैं? 31 सीटें किसके पास है? यूपी के पास है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, है ना। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। कौन सी? पांचवी अनुसूची। तो मैं बात करता हूं पांचवी अनुसूची के बारे में। क्या कहता है ये? अनुसूचित जाति, किसके बारे में? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध। ठीक है।
तो एससी और एसटी के लिए विशेष प्रबंध किसमें दिए गए हैं, वो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो एससी और एसटी के लिए जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इससे पहले मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ना, मैं साइड में हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से इसको सारी चीजों को क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, छठी अनुसूची के बारे में। किसके बारे में, छठी अनुसूची। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, छठी अनुसूची के बारे में, मतलब जो 6वें नंबर का शेड्यूल है ना। तो इसमें क्या दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातीय या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। चलो बच्चों, यहां पर बात की हमने किसके बारे में, छठी अनुसूची के बारे में। यह कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। और आपको जानकर एक बात की थोड़ी सी खुशी भी होगी, थोड़ा सा आपकी समझ विकसित होगी, जितनी भी जनजातीय संबंधी मामले हैं वो जनजातीय मंत्री से ऊपर कौन लेता है, भारत का राष्ट्रपति। संसद पर इनका कोई अधिकार नहीं होता। अगर मैं आपको बात करता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो कहां पर, मध्य प्रदेश में। लेकिन जनसंख्या घनत्व वाइज बात करें तो कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा, वो पाई जाती है मिजोरम के अंतर्गत। कहां पर, मिजोरम में, है ना। और मेघालय में गारो खासी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की में एक थार जनजाति पाई जाती है। तो छठी अनुसूची किसके बारे में बताती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान या फिर उपबंध। देखो, प्रावधान या फिर कुछ नियम है, अंग्रेजी में उपबंध को प्रोविजन के नाम से जानते हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं ना। 7वीं अनुसूची, कौन सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किसके मध्य है, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। देखो, केंद्र और राज्य के मध्य कभी विवाद ना हो। केंद्र कहे कि मैं इस विषय पर कानून बनाना चाहता हूं और राज्य कहे मैं इस विषय पर कानून बनाना चाहता हूं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक कौन सी अनुसूची लाई गई, 7वीं अनुसूची। और उसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई। तो पहली सूची कौन सी है, आपकी संघ सूची। पहले इसमें जो विषयों की संख्या हुआ करती थी वो 97 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 100। दूसरी हुआ करती थी आपकी राज्य सूची, ठीक है। ये संसद के द्वारा ही क्या किया जाता है, कानून बनाकर विषयों को बाहर, विषयों को अंदर किया जाता है। पहले यहां पर विषयों की संख्या हुआ करती थी 66, लेकिन अब है 61, है ना। तो पास्ट में इतनी हुआ करती थी और कितनी प्रेजेंट में, ये है एक्चुअल, ठीक है। चलिए, तीसरी आपकी समवर्ती सूची। जब संविधान लागू हुआ गया तो यहां पर 47 थी, लेकिन अब कितनी विषय हो चुके हैं इसमें, 52। जैसे कि संघ सूची के विषयों की बात करता हूं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, रक्षा का मामला हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, तो बड़े मामले हैं तो किस में जाएंगे, ये संघ सूची में। अगर राज्य सूची की बात करता हूं, पुलिस हो गया, कारागार हो गया, ये किस में जाएंगे, राज्य सूची में। अगर मैं संवर्ती सूची की बात करता हूं तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, तो दोनों मिलजुल कर फैसला लेंगे संवर्ती सूची में। प्यारे बच्चों, अगर संवर्ती सूची के विषयों पर, जैसे कि वन हो गया, शिक्षा हो गया, अगर वन पर राज्य बनाता है और शिक्षा पर केंद्र बनाता है, उस समय तो दोनों के कानून लागू रहेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शिक्षा पर भी किसने बना दिया, राज्य ने, और वन और शिक्षा पर भी किसने बना दिया, केंद्र ने, तो उस स्थिति में जो केंद्र का कानून है वही लागू होगा। तो किसका कानून लागू होगा, केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, ठीक है। चलिए,
आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मार्कर का वो गिर गया था थोड़ा सा। तो 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी विषयों का बंटवारा, ठीक है। चलिए, है ना, यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं और यहां पर मैं 8वीं अनुसूची के बारे में जिक्र करते हैं। तो 8वीं अनुसूची, ठीक है। जल्दी से मैं आपको टाइम देता हूं, कुछ क्षण देता हूं कि जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जैसे उंगली कर रहा हूं, देखो ऐसे कर रहा हूं ना, आप भी इसी तरीके से ले सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, तो मैं 8वीं अनुसूची के बारे में बच्चों बात करता हूं। इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान है ना। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय राजभाषा कितनी हुआ करती थी? उस समय 14 राजभाषा हुआ करती थी। और वर्तमान में कितनी राजभाषा है बच्चे? तो कपड़ा बाद में दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ा सा कपड़ा ऐसा ही है, अच्छा लाएंगे और बाद में एकदम चमचमाता हुआ। तो इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और राजभाषा कितनी हुआ करती थी? 1950 के समय राजभाषा कितनी हुआ करती थी? राजभाषा की बात करें तो राजभाषा की बात करता हूं 1995 के 14, है ना। अब प्रेजेंट टाइम पर 2022 की बात करें तो वर्तमान समय में राजभाषाएं कितनी है? तो 22 राजभाषाओं का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो राजभाषा कितनी हो जाती है बच्चे? 22 हो जाती है, ठीक है। चलिए, समय समय पर इनमें संविधान संशोधन जोड़ा गया। काफी कम समय है तो डिटेल में चीजें नहीं जाएंगे। जो चीजें इंपोर्टेंट है उसमें हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे और इन चीजों को कंठस्थ याद रखेंगे। आप याद करोगे एक दिन, कुछ कंटेंट एक बंदा लेकर आया था इस यूट्यूब की दुनिया में, ठीक है, जो कि सिर्फ पेपर के ओरिएंटेड ही पढ़ाता था और आपको सिलेक्शन की पहली प्रायोरिटी होती थी कि सिलेक्शन, है ना। वॉचिंग टाइम इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, सिलेक्शन। तो 2022 में कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो आंकड़ा लगा लो कि 22 राजभाषाएं हैं तो 14 जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? 9वीं अनुसूची, है ना। तो ये किस संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। कब जोड़ी गई थी? तो जोड़ी कब गई है ना? तो ये जोड़ी गई थी मेरे भाई कब? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी ये 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अगर मैं बात करता हूं किसमें? 10वीं अनुसूची, कब जोड़ी गई थी बताइए? तो 52वें संविधान संशोधन। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985। तो 52वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा ये क्या, 1985 के द्वारा क्या हुआ था? जोड़ी गई थी। और ये किससे संबंधित है? तो दल बदल, किसके संबंधित? दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो किससे संबंधित है बच्चे? ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और यह दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। यहां पर हमने बड़ी ही बारीकी के साथ, बड़े ही कम शब्दों में इन अनुसूचियों को क्या किया? डिस्कस किया। स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है। आप कौन हो? आप चीते हो और चीते की रफ्तार से भागो, है ना। एक कंपटीटर हमेशा चीते की रफ्तार के साथ भागता है। अगर वो भाग नहीं पाता तो क्या करता है? रनर अप करता है और तेज दौड़ता है, डेली प्रैक्टिस करता है। और जब आखिरी क्या होती है? फाइनल रेस होती है। तो फाइनल रेस में वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है। तो लगातार स्पीड को क्या करते चलिए? बूस्टअप करते चलिए। और ये समय लगने का है, टाइम बर्बाद करने का नहीं है। चलिए बच्चों, है ना, आगे जानेंगे हम। फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हो जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जानकर आप में बताता हूं आपको कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, अंतिम अनुसूची के बारे में, है ना। तो आगे बात करते हैं कौन सी? 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करता हूं। कौन सी अनुसूची है बच्चे? 11वीं अनुसूची, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1985, सॉरी 1992 में। और आप सभी को पता है कि देश में, मैं आगे बताऊंगा, जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको सभी को पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 24 अप्रैल 1993 को। और इसके कितने तीन स्तर होते हैं? एक शीर्ष पर जिला स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर और एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। और ये किसकी सिफारिश जोड़ी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह जोड़ी गई थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या होता है, सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 का दिन याद में रखना, महात्मा गांधी की जयंती हुआ करती थी। और कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले अपनाया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? 12वीं अनुसूची। टाइम बचा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैं बात करता हूं किसके बारे में? 12वीं अनुसूची। देखो, अगर मैं बात करता हूं 12वें शेड्यूल के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो किस संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो यहां पर सिर्फ इतनी बात है कि किस संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। बार बार कपड़ा हाथ में आ रहा है, ठीक है, वही वाला, मजाक मत बना लेना, ठीक है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। लेकिन जोड़ा कब गया? तो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो यहां पर हुआ था बच्चे 74वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही ये 74वां संविधान संशोधन हुआ। और आपको पता होगा कि शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड रिपन। लेकिन जबकि पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन हो जाता है? बलवंत राय मेहता। तो शहरी स्थानीय स्वशासन का जनक कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक यह व्यक्ति वायसराय के रूप में रहा और इसने सबसे पहली बार इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे क्या मिला था? शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था। और किसमें? 12वीं अनुसूची इसी के बारे में बताती है। तो बड़े ही कम शब्द में हमने किसको डिस्कस किया आज? अनुसूची यानी शेड्यूलों को डिस्कस किया। तो चीते की रफ्तार के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे और चीजों को कंठस्थ कर 10 जनवरी को हमारा एग्जाम है। और तब तक हमको क्या बनना है? चीते बनना है। और लगभग जो हमारा स्कोर होगा वो 80 से 100 के बीच में होगा, है ना। तो 80 से 100, है ना। कोई व्यक्ति 80, एक 90 और एक 100, है ना। तो 100 तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन 80 से 90 के बीच है हमारा टारगेट। अगर मैं स्पेशल जीके की बात करूं, है ना, जीके की जो आने वाली है आपकी, तो मैं आपको लगभग 14 से 15 क्वेश्चन वहीं से दूंगा। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं और जो मेरी टीम लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको भरोसा क्या रखना है कि आपको एमसीक्यू भी देखनी है, जो आगे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्लास होगी। और आपको जीके की भी सारी क्लास देखनी है, कंप्यूटर की भी क्लास देखनी है, बाकी जीके की पूरी क्लासेस देखनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे हम कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।